हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोग्रामर्स बॉन्ड। तो आज की इस वीडियो में हम ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ यानी कि वॉर्शल एल्गोरिथम को डिस्कस करेंगे। इससे पहले भी हमने ग्राफ्स के कई पार्ट को डिस्कस किया है। अगर आपने वो एक्सेस नहीं किया है तो आप हमारे चैनल पर जाके ग्राफ्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। ये हमारा ग्राफ्स का आखिरी पार्ट है। इसके बाद हमारी ग्राफ्स की प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं वॉर्शल एल्गोरिथम। तो ये एल्गोरिथम हमारा शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढने में हेल्प करती है। पहले भी हमने बहुत सारे शॉर्टेस्ट पार्ट ढूंढने के मेथड निकाले हैं, जैसे डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम, बेलमैन फोर्ड और सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ इन डैग। लेकिन वॉर्शल एल्गोरिथम उनमें से सबसे फेमस मेथड कहें या फिर एक इफ़ेक्टिव मेथड कहें, जिससे बहुत आसानी से हम शॉर्टेस्ट पाथ निकाल सकते हैं। तो इट इज़ एन एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल द पेयर ऑफ वर्टिसेस इन अ वेटेड ग्राफ। वेटेड ग्राफ में ये शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढने के काम आता है। दिस एल्गो वर्क्स फॉर बोथ डायरेक्टेड एंड अनडायरेक्टेड वेटेड ग्राफ। ये डायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी वर्क करता है और अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए भी वर्क करता है। लेकिन अगर ग्राफ में नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट करेगी तो ये वर्क नहीं करेगा। रीज़न मैं आपको पहले बता चुकी कि अगर नेगेटिव वेट साइकिल में हम देखें, बार बार अगर उसी नोड्स को हम ट्रेवर्स करते जाते हैं तो नेगेटिव वेट साइकिल के केस में उसका पाथ हर एक ट्रेवर्स पे कम होता जाता है। यानी अगर हमारे पास नेगेटिव वेट साइकिल एग्जिस्ट कर रही है और अगर हम एक ही नोड को बार बार विजिट करें तो उसका पाथ बार बार कम होता जाएगा, तो उसका कोई डेफिनेट पाथ निकलेगा ही नहीं। इसलिए वॉर्शल एल्गोरिथम नेगेटिव वेट साइकिल के केस में वर्क ही नहीं करेगी। तो आइए इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास ये एक वेटेड डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें हमें डायरेक्शन दी हुई है। अब इसमें हमें क्या करना है, एक डिस्टेंस मैट्रिक्स बनानी है प्लस एक पेरेंट मैट्रिक्स बनानी है। पेरेंट मैट्रिक्स एक तरीके से ऑप्शनल है। पेरेंट मैट्रिक्स का मतलब जिस नोड से आपने एक्सप्लोर किया है वो नोड आपको इसमें लिखनी है, और डिस्टेंस मैट्रिक्स में एक नोड से दूसरी नोड का डिस्टेंस लिखना है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने डायगोनल वैल्यू 0 लिख रखी है। 0 क्योंकि 1 से 1 का, 2 से 2 का, 3 से 3 का, 4 से 4 का डिस्टेंस 0 है। और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उनके पेरेंट मैट्रिक्स में मैंने उसकी वैल्यू लिख रखी है n यानी नील। उनका कोई पेरेंट ही नहीं है। जब उनका डिस्टेंस 0 है तो उनका पेरेंट नील हो जाएगा। अब हम इसे फिल कैसे करेंगे, जिस नोड से दूसरी नोड का पार्ट डिफाइंड है उसमें तो उसका वेट लिख देंगे। जिस नोड से उसका पार्ट डिफाइंड नहीं है उसमें हम लिख देंगे इन्फिनिटी। अब देखते हैं 1 से 2 तक हमारे। अब सबसे पहले हम D0 बनाएंगे। D0 बनाएंगे इसी ग्राफ के हिसाब से। ये जो हमें ग्राफ गिवन है D0 हम उसके हिसाब से बनाएंगे। अगर हम 1 से 2 का पाथ देखें तो 1 से 2 का पाथ है 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3। अगर अब 1 से 3 देखें, 1 से 3 हमारे पास कोई पाथ नहीं है, मतलब कोई डायरेक्ट पाथ नहीं है अभी, तो हम लिख देंगे इन्फिनिटी। 1 से 4 देखें तो 1 से 4 है हमारे पास 5, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5। ऐसी 2 से 1 2, 2 से 3, 3 से 2 तो है लेकिन 2 से 3 नहीं है, तो इन्फिनिटी। 2 से 4 4, 3 से 1, 3 से 1 हमारे पास नहीं है, 3 से 2 1, 3 से 4 हमारे पास नहीं है। तो ये हमने अपने सारे पार्ट डिफाइन कर लिए। अब उनके कॉरस्पॉन्डिंग उनकी पेरेंट मैट्रिक्स ही बना ली। जैसे 1 से 2 तक हम कैसे पहुँचे थे, हमारी 2 थी हमारी डेस्टिनेशन नोड और हम उससे कैसे पहुँचे थे 1, तो उसका पेरेंट हो गया 1। इसी तरह 1 से 4 हमारी डेस्टिनेशन नोड और हमारी किससे पहुँचे थे हम 4 पे 1 से, तो 1। इसी तरह हम अभी तो शुरू में तो हम एक ही देख रहे हैं, इसी ग्राफ से बना रहे हैं, तो जिस ग्राफ में मतलब जिससे जो नोड जा रही है डायरेक्ट उसका वही पेरेंट हो जाएगा। तो अब आगे देखते हैं D1। अब D1 कैसे बनानी है, D1 में हमें क्या करना है, हमें D0 को अभी रिफ़र करना है। D0 में जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है वो हम एज इट इज़ लिख देंगे। D1 में हम क्या करेंगे, D0 में जो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम है उसे एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस 1 को हम अपनी इंटरमीडिएट नोड बनाएंगे। यानी जो भी पाथ हम डिफाइन करेंगे उसमें इंटरमीडिएट नोड हमारी 1 होनी ही चाहिए। मतलब जैसे अगर मुझे जाना है 2 से 4 तो मुझे 2 से पहले 1 जाना पड़ेगा एंड देन 1 से 4 जाना पड़ेगा।
तो 1 हमारी इंटरमीडिएट नोड हो गई। सबसे पहले हम D0 से फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को सेम लिख देते हैं। इसी के कॉरस्पॉन्डिंग इसकी पेरेंट मैट्रिक्स भी लिख देंगे। अब हम देखते हैं 1 पे इनकमिंग नोट्स कौन सी हैं। 1 पे इनकमिंग नोट्स कहाँ से आ रही है? सिर्फ और सिर्फ 2 से। तो यानी 2 वाला ही हम चेंज होगा, बाकी 3 और 4 वाला सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि इनकमिंग नोट इनकमिंग नोट 1 पे किससे आ रही है? सिर्फ और सिर्फ 2 से। तो सिर्फ 2 वाला पाथ ही चेंज होगा, मतलब 2 से हमें जहाँ पे जाना है वही चेंज होगा, बाकी सब सेम रहेगा। तो हम 3 और 4 का एज इट इज लिख देते हैं। अब देखते हैं, हमें जाना है 2 से 3 वाया इंटरमीडिएट नोड 1। तो 2 से 1 एंड देन 1 से 3 कैसे जा सकते हैं? 2 से 1, अब 1 से 3 को डायरेक्ट पाथ तो नहीं है, लेकिन हमारे पास और भी पाथ हैं। अगर हम देखें तो 2 से 1, 1 से 4 एंड देन 4 से 3। तो हम 3 तक तो पहुंच गए और इंटरमीडिएट नोड हमारी 1 भी है। तो हमारा पाथ ये हो जाएगा, यानी 2 + 5 + 2 यानी 5 + 4 9। पहले हमारा 2 से 3 क्या था? इन्फिनिटी। अब हमारा है 9 इन्फिनिटी से छोटा है तो हम 9 को ले लेंगे। अब 2 से 4 को देखते हैं वाया 1। तो 2 से 1 एंड 1 से 4 यानी 7। लेकिन इसमें एक और पार्ट डिफाइन हो रहा है, 2 से 1 देन अगेन 1 से 2 और देन 2 से 4। अगर हम देखें तो इसमें 7 आ रहा था और इसमें आ रहा था 9, लेकिन 2 से 4 हमारा है 4, जो कि दोनों से कम आ रहा है, हमारे दोनों डिस्टेंस से कम आ रहा है। तो हम अपने पाथ को वही रखेंगे और उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी पेरेंट मैट्रिक्स लिखेंगे। इसकी तो 2 ही रहेगी। अब इस केस में देखें तो 1 से 3 हम कैसे पहुँचे थे? 2 से 3 हम कैसे पहुँचे थे? 2 से 1, 1 से 4 और 4 से 3। 3 हमारी डेस्टिनेशन नोट थी और हम कहाँ से पहुँचे थे? 4 से। तो इसका पेरेंट हो जाएगा 4। तो अब बनाते हैं हम अपनी D2 मैट्रिक्स। D2 मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे? D1 मैट्रिक्स को देखेंगे और उसमें जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम थी उसे एज इट इज उतार देंगे। तो मैंने सेकंड रो और सेकंड कॉलम को एज इट इज उतार दिया, उसके कॉरस्पॉन्डिंग उसकी पेरेंट मैट्रिक्स में भी वैल्यूज वही रख दी। अब हम देखेंगे 2 पे इनकमिंग नोट्स कौन सी हैं। 2 पे इनकमिंग नोट्स आ रही है 1 से और 3 से। तो 1 और 3 को हम अनचेंज होंगे और 1 और 3 को चेंज होगा और 4 हमारा अनचेंज रहेगा। तो 4 की वैल्यू से मैंने एज इट इज लिख दी है। हमें क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं, जो भी डिस्टेंस मैट्रिक्स हम बना रहे हैं, जैसे मैंने अभी पिछले केस में D1 लिया था तो उसमें D0 के कॉरस्पॉन्डिंग फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम सेम लिखना है और उससे जो इनकमिंग नोट्स आ रही हैं वो ही चेंज होंगी और बाकी सेम रहेंगी। अब D2 पे आते हैं। D2 में हम D1 को देखेंगे और उसमें जो सेकंड रो और सेकंड कॉलम की वैल्यूज थी वो एज इट इज लिख देंगे। और अब देखेंगे 2 पे इनकमिंग नोट्स कहाँ से आ रही है। 2 पे इनकमिंग नोट्स आ रही है 1 और 3 से, 4 से नहीं आ रही। तो 4 की वैल्यूज अनचेंज रहेंगी, सिर्फ 2 और 3 की वैल्यू चेंज होगी। तो मैंने 4 की वैल्यू एज इट इज लिख दी। अब आइए देखते हैं 1 से 3। 1 से 3 अगर हम देखें, हमें जाना है 1 से 3 और D2 है तो इंटरमीडिएट नोड 2, 1 से 3 वाया 2। तो 1 से 2 और 2 से 3 डायरेक्ट पाथ नहीं है, लेकिन हम जा सकते हैं 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 3, यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो हमारे पास एक पार्ट डिफाइन हो गया 9, यानी 1 से 2, 2 से 4 और 4 से 3। तो हमारे पास ये पार्ट डिफाइन हो गया। इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 9। पिछले केस में 1 से 3 इन्फिनिटी था और 9 इन्फिनिटी से छोटा है, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। अब हम 3 तक कैसे पहुँचे हैं? वाया 4, तो इसका पेरेंट हो जाएगा 4। अब 1 से 4 आते हैं, हमें जाना है 1 से 4 वाया 2। तो 1 से 4 वाया 2, तो 1 से 2 और 2 से 4 डायरेक्ट है हमारे पास, तो 4, 5, 6, 7। लेकिन पिछले केस में हमारे पास 1 से 4 डायरेक्ट पाथ था, डेट इज़ 5,
और 7 5 से बड़ा है तो हम उस पाथ को नहीं लेंगे, तो हम पुराना वाला पाथ ही हमारे पास अपना रखेंगे। अब 3 से 1 वाया 2, तो 3 से 2 और 2 से 1 यानी 3। पिछले केस में हमारे पास इन्फिनिटी था, तो 3 तो इन्फिनिटी से छोटा है, तो हम इसे ले लेंगे। और इसकी पेरेंट नोट क्या हो जाएगी 2, क्योंकि हम किससे पहुँचे हैं 2 से। अब 3 से 4 वाया 2, तो 3 से 2 और 2 से 4, तो यानी एक पाथ तो हमारे पास हो गया 5। लेकिन इसका एक और पाथ पॉसिबल है, 3 से 2, 2 से 1, 1 से 4। तो इस केस में तो हमारे पास 5 आ रहा था, इस केस में 3 + 5 8, तो हम 5 चुनेंगे, क्योंकि पिछले केस में हमारे पास इन्फिनिटी था। अब हमारे पास 2 पाथ बन रहे हैं 5 और 8, तो हम छोटा वाला चुनेंगे, 5 चुनेंगे। और इसकी पेरेंट मैट्रिक कौन सी होगी 2। तो ये हमारे पास D2 कंप्लीट हो गए। अब हम D3 पे आते हैं। D3 में हम क्या करेंगे, हम D2 से थर्ड रो और थर्ड कॉलम को एज इट इज कॉपी कर लेंगे। तो थर्ड रो और थर्ड कॉलम को एज इट इज कॉपी कर लिया, और कॉरस्पॉन्डिंग उसकी पेरेंट मैट्रिक्स भी कॉपी कर लेंगे। अब 3 पे इनकमिंग नोट्स देखते हैं। 3 पे सिर्फ 4 से इनकमिंग नोट आ रही है, तो 4 की वैल्यू चेंज होगी, बाकी सबकी अनचेंज रहेगी। तो बाकी सबकी ऐसी कर देते हैं। तो अब हम जाते हैं 4 से 1। 4 से 1 वाया 3, तो 4 से 2, अब सॉरी 4 से 3, 3 से 1 डायरेक्ट पाथ नहीं है, लेकिन हम जा सकते हैं 4 से 3, 3 से 2 और 2 से 1, यानी 2 4 5, यानी हमारे पास आ गया 5। पिछले केस में हमारे पास इन्फिनिटी था, अब 5 तो इन्फिनिटी से छोटा है, तो वो लिख देंगे। और उसकी पेरेंट मैट्रिक्स कौन, पेरेंट नोट क्या होगी 2, क्योंकि हम 1 पे कैसे पहुँचे हैं 2 से। अब 4 से 2 अगर हम देखें तो 4 से 2 वाया 3, तो 4 से 3 और 3 से 2 डायरेक्ट आ रहे हैं, तो 3 और 3 आ जाएगा। 3 इन्फिनिटी से छोटा था, तो हम इसे लिख देंगे। और इसकी पेरेंट नोट क्या हो जाएगी 3, तो ये हमारे पास D3 बन गई। अब D4 पे आते हैं। D4 में हम D3 को देखेंगे और कॉरस्पॉन्डिंग 4th रो और 4 कॉलम सेम लिख देंगे, 5 4 5 और देन 5 3 2, और कॉरस्पॉन्डिंग इसकी पेरेंट मैट्रिक्स भी लिख देंगे। अब 4 पे हमारी इनकमिंग नोट्स कौन कौन सी हैं, 1 और 2 से। 3 से नहीं है, तो 3 की वैल्यू हमारे पास अनचेंज रहेगी, तो 3 1 इसे भी ऐसे डिस उतार देंगे। अब हम देखते हैं हमारा D4 मैट्रिक्स। तो D4 में हमें जाना है 1 से 2 वाया 4, तो 1 से 4 और 4 से 2। 1 से 4 तो पहले हमारे पास डायरेक्ट पाथ नहीं था, तो 1 से 4, 4 से 3 और 3 से 2, तो 5 6 7 8। और कोई पाथ बन रहा है, और कोई पाथ हमारे पास नहीं बना। 8 हमारे पास आ रहा है 8, लेकिन पिछले केस में हमारे पास 3 था जो कि छोटा है 8 से, तो हम उसे ही ले लेंगे। फिर 1 से 3 पे आते हैं। 1 से 3 वाया 4, तो 1 से 4 और 4 से 3 7 7 9 से तो छोटा है, तो हम इसे ही ले लेंगे। और पेरेंट नोट क्या हो जाएगी इसकी, हम किससे पहुँचे हैं 4 से, तो 4। अब 2 से 1 वाया 4, तो 2 से 4 और 4 से 1 डायरेक्ट पाथ तो नहीं है हमारे पास, तो 2 से 4, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो 4 5 6 7 8 9। पिछले केस में हमारे पास 2 था, 9 से तो मतलब 2 छोटा ही है, तो इसे ही ले लेंगे। अब 2 से 3 वाया 4, तो 2 से 4 और 4 से 3 6 बन रहा है, जो कि 9 से छोटा है, तो हम इसे ले लेंगे। और हम इसकी पेरेंट नोट क्या हो जाएगी 4। तो ये हमारे पास फाइनल मैट्रिक्स आ गई, तो ये हमारा है फाइनल आंसर। D4 हमारा फाइनल आंसर है, जिसमें हर नोट का शॉर्टेस्ट पाथ निकल गया है हर एक नोट से। तो
जितनी नोट्स होती हैं उतनी ही हमारे पास मैट्रिक्स बनती है। जैसे मेरे पास यहाँ पे 4 नोट्स थी तो D0 तो इसकी बनेगी और बाकी अलग से 4 मैट्रिक्स, यानी टोटल 5। तो जितनी नोट्स होती हैं उससे प्लस एक हमारी मैट्रिक्स बनती हैं। अगर हम D0 को हटाएं तो उतनी ही मैट्रिक्स बनती हैं। तो ये थी हमारी ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ, और ये हमारा है फाइनल आंसर जिसमें हमने हर नोड का शॉर्टेस्ट पाथ निकाल लिया है। तो आइए अब इसके एल्गोरिथम देखते हैं। एल्गोरिथम में सबसे पहले हम डालेंगे n में रोज़, n हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हमने कितनी रोज़ हैं वो डाल ली। फिर D0 हमारा मैट्रिक्स जो था उसमें हमने वेट डाली है। D0 में क्या था, जो इसमें डिफाइन है वही डालना है, मतलब अगर 1 से 4 5 है तो वो लिख देंगे। जो हमारे ग्राफ के हिसाब से ही हमें एक मैट्रिक्स बनानी थी तो वो थी हमारी D0, तो हमने वो डाल दिया। अब हम लूप चलाएंगे k को 1 से n, i को 1 से n, j से 1 को n। अब Dij के ये हमारा फॉर्मूला है। हम देखेंगे कि जो पहले पाथ डिफाइन है, Dij के मतलब जो पहले पाथ डिफाइन है वो इस पाथ से छोटा है या बड़ा, यानी जो पहले से पार्ट डिफाइन है। जैसे अगर 1 से 4 एक पार्ट डिफाइन था तो ये हमारे पास अगर हम लें तो D14 पाथ जो हमारे पास डिफाइन था, क्या उससे छोटा कोई पाथ है जो कि इंटरमीडिएट नोड के थ्रू आ रहा है? तो ये इंटरमीडिएट नोड्स के थ्रू आ रहा है, तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा हम उसे ले लेंगे। तो जब हमारे पास सारी मैट्रिक्स बन जाएगी तो हम रिटर्न कर देंगे D मतलब जो हमारी लास्ट मैट्रिक्स होगी। जैसे इस केस में हमारी D4 लास्ट मैट्रिक्स थी तो हम रिटर्न करवा देंगे। तो ये थी हमारी फ्रॉइड-वॉर्शल एल्गोरिथम। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ऑर्डर ऑफ n³ क्योंकि इसमें 3 लूप लग रहे हैं तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n³ होगी। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। प्लस अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी ज़्यादा नई वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।